नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम से 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन का दो भाग था। पहला था कॉलेजियम क्या है और दूसरा था यह आलोचना का केंद्र क्यों है। तो इसमें आप जब आंसर लिखेंगे तो पहला भाग का लिखेंगे कॉलेजियम क्या है, इसकी परिभाषा लिखेंगे और दूसरा भाग किन किन बिंदुओं पर इसकी आलोचना किया जाता है वो लिखेंगे और तीसरा भाग लिखेंगे इसमें सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के मंच द्वारा लिया जाता है। यह प्रणाली संवैधानिक नहीं है, चूंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसके कारण यह प्रणाली संवैधानिक नहीं है और न ही वैधानिक है, क्योंकि संसद के द्वारा कानून नहीं बनाया गया है इसके संबंध में, इसलिए यह वैधानिक भी नहीं है। तो यह प्रणाली का विकास जो हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुआ है। फिर हम देखते हैं कि विवाद किन किन बिंदुओं पर है। तो कॉलेजियम सिस्टम को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के लिए और न्यायपालिका के स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था। लेकिन इसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें भाई भतीजावाद और पक्षपात देखा गया है, जिसे अंकल जज सिंड्रोम भी कहा जाता है। दूसरा है विवाद कि इसमें पारदर्शिता की कमी पाई जाती है, जबकि सुशासन गुड गवर्नेंस लोकतंत्र इसका पारदर्शिता एक ऐसा स्तंभ है जो गुड गवर्नेंस को लाता है और लोकतंत्र में भी पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होता है, उसमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती है। तो इस पॉइंट पर विवाद होता है। तीसरा है कि 2015 में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उच्च न्यायालयों के लगभग 50% न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 33% न्यायाधीश न्यायपालिका के उच्च पदों पर बैठे लोगों के परिवार के सदस्य थे, जिससे प्रतिभाशाली वकीलों के लिए बाधा पैदा हो जाती है। जिसे आप बीपीएससी देते हैं, अगर आज के एसडीएम आगे जब अपनी पीढ़ी को ही सत्ता सौंप देंगे तो फिर एक फ्रेश वैकेंसी कैसे हो सकती है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है कि अभी जो न्यायाधीश हैं उनके पूर्वज भी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके थे। तो यहां पर परिवार के सदस्य अगर बनते रहेंगे तो एक वंशानुगत प्रणाली हो जाएगी और प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी और हो रही है, क्योंकि जिस संगठन में कोई भी काम करता है तो वो चाहता है कि उस संगठन में प्रमोशन मिलते रहे, उसको आजीविका के लिए उन्नयन मिलता रहे, परंतु एक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है जिसमें इसमें बाधा पैदा हो रही है। तो यहां पर एक विवाद का बिंदु है। चौथा है कि नियुक्ति में कार्यपालिका द्वारा विलंब किया जाता है। जो कॉलेजियम प्रणाली के स्थापित होने के बावजूद इसके सिफारिशों पर जो कॉलेजियम सिफारिश करता है, इस पर निर्णय लेने में कार्यपालिका द्वारा देरी किया जाता है, जिसके कारण न्यायाधीशों की नियुक्तियों में विलंब होता है और रिक्तियों की संख्या, जो वैकेंसी की संख्या होती है, वो दिनों दिन बढ़ती जाती है और मुकदमे लंबित रहती है। वर्तमान में देश भर में उच्च न्यायालय में 60 लाख केस लंबित हैं और न्यायाधीशों की 30% सीट खाली है। पांचवा है कि न्यायिक नियुक्तियों में विविधता का अभाव है। न्यायपालिका में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। जनवरी 2024 तक उच्च न्यायालय में केवल 13.4% और सर्वोच्च न्यायालय में केवल 9.3% न्यायाधीश महिलाएं थी और उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व 25% से कम था। छठा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी एक विवाद का बिंदु है।
उच्च स्तर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अधिक है, जिसका ताजा उदाहरण वर्तमान में अभी यशवंत वर्मा न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं। उनके घर में आग लग गई थी और स्टोर में नोटों का ढेर जला हुआ था, जो कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को मिला था और वहीं से ये बाहर आ गया समाचार। तो इस तरह से उनके पास नोटों का बंडल मिला था, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट सिर्फ ट्रांसफर हुआ था। तो भ्रष्टाचार मिलने के बावजूद यदि कुछ कार्रवाई नहीं हो तो यह भी एक लोगों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को कम करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सुधार क्या क्या हो सकता है। तो जो कमियां पाई गई थी अभी, तो उसमें हम सुधार ला सकते हैं। जैसे कि पहला है कि न्यायपालिका में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करके इसमें हम सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके द्वारा हम डिजिटलाइजेशन की तरफ न्यायपालिका को ले जा सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें जो पारदर्शिता नहीं पाई जाती है, तो ऐसे उपाय करेंगे जिससे कि पारदर्शिता न्यायपालिका में लाया जा सके, पारदर्शिता को लाया जा सके। तीसरा है कि जिस तरह अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति होती है, उसी तरह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाना चाहिए और उसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। चौथा है कि न्यायपालिका में भी सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए। और पांचवा है कि अंकल जज सिंड्रोम को समाप्त करना चाहिए। थैंक यू। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।